से हम आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट करते थे। हम 10 क्वेश्चन या 15 या 20 जो भी है टाइम के अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपका सारे चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, तो वो आपको आंसर बताना है। वीडियो को आप लोग पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद आंसर टिक कीजिएगा कि कौन सा आंसर आता है। तो पहला क्वेश्चन है, विच नंबर वुड लाई अपोजिट 5? 5 का अपोजिट फाइंड करना है। तो 5 का अपोजिट क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो हम बताए थे क्लास में भी कि डाई आपकी सिंगल टाइम से रिलेटेड हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। देखो जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड हम कुछ कुछ थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको रिवीजन का जो भी है ना, मेरा एक वीडियो देखो तो आपका काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो डाई के हम बताए थे, जब भी डाई 2 टाइम्स शो होगी तो 1 नंबर सेम हो सकता है, या 2 नंबर सेम हो सकता है, या एक भी नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो किसी भी डाई में अगर बताए तो 2 नंबर सेम है, जैसे यहाँ C2 है ना, यहाँ पे भी C2 है। तो अगर 2 से 3 हम जा रहे हैं तो ये क्या है, ये मेरा क्लॉकवाइज है। 2 से 3 यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो किसी भी डाई में एक्चुअल कायदे से यही है कि एक डाई में आपका जो भी 2 नंबर है वो क्लॉकवाइज हो, तो दूसरी डाई में आपका सेम नंबर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। कहीं का भी इसका क्लॉकवाइज हो सकता है, इसका एंटी क्लॉकवाइज, या इसका एंटी क्लॉकवाइज इसका क्लॉकवाइज, कुछ भी हो सकता है। तो 2 नंबर सेम है किसी भी डाई में, तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होती है। बट ये कब होता है, जब एक डाई में नंबर क्लॉकवाइज हो, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हो। जैसे 2 और 3 दोनों है, तो 2 से 3 ये क्लॉकवाइज है, 2 से 3 जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो 5 का अपोजिट 6, देन आंसर आपका 6। बट पहले का जो बुक था, अभी भी वही क्वेश्चन कुछ कुछ चल रहे हैं, तो उसमें क्या था, किसी भी डाई में अगर 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होता है। तो अगर 5 का अपोजिट पूछेगा तो 6 का अपोजिट 5। और अगर इनकेस 2 और 3 का अपोजिट पूछ लेगा, मान लेते हैं 3 का अपोजिट आपसे पूछ लेगा, 3 का अपोजिट क्या है या 2 का अपोजिट क्या है, तो देखो 3 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 5 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 5 नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो रिमेनिंग कौन सा बच रहा है, 5 और 6 हो नहीं सकता। यहाँ पे देख लो, 5 और 6 हो नहीं सकता, 3 और 2 आपस में हो नहीं सकता। तो रिमेनिंग नंबर कौन सा बच रहा है, 1 बच रहा है या 4 बच रहा है ना। तो 3 का अपोजिट 1 या 4 में कोई एक हो सकता है, सेम 2 का अपोजिट 1 या 4 में कोई एक हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन आपका किस टाइप का है। तो फिलहाल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछना था 5 का अपोजिट, देन राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका कोडेड इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। स्टेटमेंट ऑलरेडी कोडिंग किया हुआ है, 2 टाइप के आपके रहते हैं, एक आपका कोडिंग करवाएगा, एक इस पैटर्न का रहेगा। तो ये आपका बहुत सारे एग्जाम में आप कोडिंग किया हुआ दे रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो पहले कंक्लूजन आ रहे हैं, कंक्लूजन 1, 2, 3 और 4। तो देखो पहले में W से T, W कहाँ है, यहाँ है, T यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें कंक्लूजन फाइंड करना है। अच्छा बताए थे कि प्रायोरिटी बेसिस पे ग्रेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी सेकेंड आएगी और ये थर्ड। सेम अगर लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू, तो ये होता है बॉस। अगर बॉस है ऑफिस में तो उसी की चलेगी, है ना। अगर बॉस अब्सेंट है तो फिर मैनेजर की चलेगी, और बॉस भी नहीं है मैनेजर भी नहीं है तो स्टाफ की चलेगी, जो वहां का पर्सन होगा तो उसकी चलेगी। तो देखो W से T, तो T में तीनों साइन आ गए, लेस देन और इक्वल टू, तो कौन सी प्रायोरिटी रहेगी, लेस देन। तो हमारा आंसर, जो कि हम T से W जा रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा T इज लेस देन W। ये मेरा कंक्लूजन है। जब T लेस देन है तो बेटा W अपने आप क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। और इसका डिटेल में जितना भी वीडियो है, हम ऑलरेडी कोडेड इनइक्वालिटीज का सारा वीडियो अपलोड कर दिए, एक बार जरूर आप लोग देखिएगा। क्यूब एंड डाइस का भी ऑलरेडी हम सारा पार्ट 1 से 5 तक हम अपलोड कर दिए, तो उससे भी आप थ्योरी देख लीजिएगा।
V से N, अच्छा V से N कहाँ है? V यहाँ है, N यहाँ है। इट मीन्स हमें यहाँ से यहाँ तक कंक्लूजन फाइंड करना है। देखो हम V से N जा रहे हैं तो V से स्टार्ट होगा, इक्वल पड़ रहा है साइन, ले ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर, इट मीन्स इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो साइन हमारे पड़ रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये आंसर हो जाएगा V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N। जब V ग्रेटर है तो अगर N के लिए पूछता तो N क्या हो जाता है? लेस देन और इक्वल टू। तो ये भी आंसर सही है। S से V, S और V, S और V यहाँ है, अपोजिट यहाँ पे आ रहे, ठीक है। S से V यहाँ से यहाँ, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अपोजिट साइन, बीच में कहीं पे भी अपोजिट साइन आ जाएगा, अपोजिट साइन इट मीन्स नो कंक्लूजन। जैसे अपोजिट साइन ये ग्रेटर है, ये आ जाए, इसका अपोजिट कहीं ये आ जाए, या इसका अपोजिट ये, जहां अपोजिट साइन आ जाए तो नो कंक्लूजन। तो इसका थर्ड वाला तो आंसर आपका सही नहीं है। W से N, W टू N, यहां से यहां तक हमें जाना है, तो W से कौन से साइन बढ़ रहे हैं? दो, यही वाले, तो प्रायोरिटी किसको हो जाएगी? इसी को। तो W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, तो ये वाला आंसर आपका सही है। तो आंसर है ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलोइंग, तो ये वाला आंसर आपका सही है। अच्छा, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप आइदर केस ऑप्शन के थ्रू चेक करना। जैसे मान लेते सपोज आप फोर्थ वाला आंसर आ गया और किसी भी ऑप्शन में आपका आइदर केस दिया है फोर्थ के साथ, तो प्रैक्टिकली चेक करना कि क्या ये आइदर केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि कभी कभी आइदर केस स्किप हो जाता है, ठीक है, हड़बड़ी में जब अंडर प्रेशर होते हैं ना तो वो स्किप हो ही जाता है। तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सम और नो। हम 150 मेथड कराते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वेन डायग्राम के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 150 मेथड देखो, सम का वैल्यू कितना होता है? 50 और 50, और इसका नो का 100 और 100। अच्छा, बी और जी में हमें कंक्लूजन फाइंड करना है। बी यहाँ है, जी यहाँ है, तो ये तो यहीं से ही आ गया है ना। दोनों में कंक्लूजन में भी वैल्यू कितना होता है? 50 और 50, सारा सम में इसमें कितना हो जाएगा? 100 और 50। इसमें कितना होता है सम नॉट में? 50, 100, और सम में 50 और 50। तो देखो, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। बी के पास 50 रुपए 50 पे 50 खर्च कर सकता है, जी के पास 50 रुपए 50 पे 50 खर्च कर सकता है। ये आंसर आपका सही है। ऑप्शन ए किसमें? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ये सही है। तो ये आंसर आपका हो नहीं सकता, ये आंसर आपका हो नहीं सकता, क्योंकि 1 वाला सही है, ठीक है, 1 सही है। अब आंसर अगर ये है, या ओनली थर्ड फॉलोज या ऑल फॉलोज भी हो सकता है। खैर, सेकंड में आ रहे हैं 50-50, W और G, W यहाँ है, G यहाँ है, इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना होगा। जब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना होगा तो हम बोले थे कोई भी एक दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म दोनों में क्या है? B है। कॉमन टर्म में एक प्लेस पे कम से कम वैल्यू 100 होना चाहिए, B के पास 100 है, कंबाइन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिल करके निगेटिव कंक्लूजन आएगा। अब निगेटिव कंक्लूजन या तो नो में हो सकता है या सम नॉट में, है ना, मानते हो बात? बी तो गया। अब देखो वैल्यू कितनी है? W के पास 100 है और G के पास 50 है, तो नो वाला तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के पास अगर 100 रुपीज होते तो हो जाता है ना। एक के पास तो 50 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो रही है सम नॉट का अगर बनेगा तो ये बनेगा। अच्छा, सम नॉट का बनेगा तो हम कैसे बना सकते हैं इसको? देख लो, तो हो जाएगा सम W के पास 50, सॉरी G के पास 50 कर दो, सम G आर नॉट W के पास 100, ठीक है। तो यही आंसर सही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो सम G आर नॉट W, ये सही है। अगर हम इसकी जगह ये लिख दे सम W आर नॉट G, तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी। अच्छा, G के पास कितने? 50 रुपए। 50 रुपए में क्या हम 100 रुपए खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते,
तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। नो में होगा नहीं, क्योंकि नो जी इज डब्ल्यू करेंगे तो दोनों के पास 100 होना चाहिए, नो डब्ल्यू इज जी करेंगे अगेन 100 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या है? अच्छा, थर्ड वाला ये सही हो गया। इसमें आ रहे हैं डब्ल्यू से जी, डब्ल्यू से जी हम चेक ही कर लिए, डब्ल्यू जी ये नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका गलत। अब आते हैं ऑप्शन में, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ये आपका आंसर है, तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। अब देखो इसमें दिया है आइदर थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ बोल रहा है आइदर केस है। अगर मान लेते हैं, पहली बात तो पैरेलल आपका आइदर केस होता है ऑल और सम में, सॉरी ऑल और सम नॉट में। अगर दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है तो आपका आइदर केस होगा, बट इसमें बेटा देखो इंटरचेंज है ना, इंटरचेंज है, तो कभी भी इंटरचेंज वाला ऑल के साथ नहीं होता। ऑल में होगा दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे, दोनों प्रेडिकेट। इंटरचेंज वाला ऑल के साथ ऑल और सम नॉट, ये नहीं होता, ठीक है। तो आइदर केस तो ये बन ही नहीं रहा। हाँ देखो, अब ये वाला आइदर केस आपका हो सकता है, दोनों में डब्ल्यू है, दोनों में जी है ना, इसका इंटरचेंज भी होता है और पैरेलल, ये भी आइदर केस होता है। बट जब कंफर्म आंसर आपका थर्ड है, तो अगर किसी ऑप्शन में आपका फर्स्ट और आइदर सेकंड और थर्ड आंसर दिया होता तो वो भी आंसर आपका गलत होता। क्यों? क्योंकि जब कंफर्म आंसर थर्ड है तो आप आइदर केस नहीं टिक करोगे। तो ऑप्शन भी देख करके आप आंसर टिक करना, ठीक है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस्ड आ रहे हैं, तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो इसका देख लेना, है ना। इसका भी थ्योरी हम ऑलरेडी जो लाइव क्लास है उसमें लिए भी है, सिलॉक्स डे 1 डे 2 करके, अभी पॉसिबिलिटी केस भी उसमें कराना है हमें लाइव क्लास में, तो वो भी देख लीजिएगा। 150 मेथड हम समझते हैं बहुत आसान है, इससे आपको बिना फिगर बनाए वर्बली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस में आ जाओगे तो हम नहीं समझते 20 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा लगना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है इन ए रो ऑफ बॉय, गणेश इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड राज इज 15th फ्रॉम राइट, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन राज बिकम 20th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो। तो देखो इंटरचेंज का केस है, तो गणेश का पोजीशन बोल रहा है लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 12th है, ठीक है। राज का पोजीशन राइट से 15th है, राज है इसका पोजीशन राइट से कितना है, 15th है। When they interchange their position, राज become 20th from right। जब ये पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो राज का पोजीशन राइट से कितना हो जाता है, 20th होता है। तो बोल रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए रो, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है कितना है। तो हम बताए थे जब भी इंटरचेंज का केस हो तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो क्या हो गया 12 प्लस 20 माइनस 1, तो 20 30 32 माइनस 1, तो आंसर आपका हो गया 31, तो राइट आंसर आपका है। अब इसमें आपका 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, हम आपको बताए भी थे, रैंकिंग का भी ऑलरेडी हमारा 4 पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके 4 वीडियो अपलोड है, वो भी देख लीजिएगा। तो देखो अगर बोले राज और इसके बीच नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या पूछ ले कि ये गणेश का पोजीशन लेफ्ट से इंटरचेंज के बाद क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, जिसका भी पोजीशन दोनों साइड से, एक प्रीवियस पोजीशन एक इंटरचेंज के बाद पोजीशन, दोनों पोजीशन गिवन हो, बस उसी का डिफरेंस देख लो। अच्छा 20 और 15 में डिफरेंस कितना आया, 5 आया, बस इसमें 5 और ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 5, तो कितना हो गया 17। तो गणेश का पोजीशन लेफ्ट से इंटरचेंज के बाद क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने, तो नंबर ऑफ पर्सन के लिए मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन के लिए जो भी सेम डायरेक्शन से जिस भी पर्सन का दोनों पोजीशन गिवन है, एक प्रीवियस पोजीशन एक इंटरचेंज के बाद पोजीशन, जिस भी पर्सन का गिवन है तो उसमें ग्रेटर नंबर आप देखना। तो यहाँ पे राज का गिवन है, राज का प्रीवियस पोजीशन, राज का इंटरचेंज के बाद पोजीशन, तो 15 और 20 में ग्रेटर नंबर कौन हुआ, 20।
20 में एक नंबर कम लेना, इट मीन्स 19 और माइनस स्मॉलर नंबर, तो यहाँ मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। तो 19 माइनस 15, तो मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 4 हो गए। देख भी लो 15, 15 के बाद ये 16, 17, 18 और 19 और 20 में पे तो बैठे, मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन 4 हो गए। तो इससे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लिए, बोल रहा है एट एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय, ओ सॉरी, व्हाट एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 11:20, 11:20 पे बोल रहा है घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल पूछ रहा है। तो एंगल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे? थीटा। थीटा इक्वल टू क्या है? 30h माइनस 11/2 m, ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। ये क्या है? आर है, ये क्या है? मिनट है। बस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। थीटा इक्वल टू 30 इंटू आर कितना है? 11 माइनस 11/2 इंटू मिनट क्या है? 20 मिनट। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू ये कितना हो गया? 330। अच्छा ये मॉड है, अगर निगेटिव वैल्यू भी आएगा तो हम इसको पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, 330 माइनस ये कितना हो गया? 10, तो 110। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 220, 220 डिग्री। अब बोलोगे 220 डिग्री तो आपका आंसर है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो बेटा एक एंगल अगर ये बन रहा है तो घड़ी में एक साथ 2 एंगल बनते हैं। एक अगर 220 बन रहा है तो दूसरा एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? 360 माइनस 220, 360 माइनस 220 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। तो राइट आंसर आपका ये। ठीक है, 4 6 में 2 गया, 4 बचा, 3 में 2 गया, 1 बचा। तो एक एंगल आपका 220 डिग्री हो रहा है, दूसरा एंगल आपका 140 डिग्री हो रहा है। अब देखो प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, 11:20, 11:20 हो रहा है, तो 11:20 मतलब 11 से थोड़ी आगे होगी और जो मिनट हैंड है वो किस पे होगी? 20 पे, मिनट हैंड यहाँ। और 11:20 पे मतलब 11 से थोड़ी आगे होगी, तो आर हैंड ये बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आर हैंड और ये हो गई मिनट हैंड। ठीक है, बच गया 11:20 है ना। तो देखो एक एंगल आपका कितना बन रहा है? 140 डिग्री, और इसी टाइम दूसरा एंगल कितना बन रहा है? 220 डिग्री। तो घड़ी में एक साथ 2 एंगल बन रहे हैं। तो ये नहीं बोल रहा है कि ये भाई कम वाला बताना है ज्यादा बताना, बोल रहा है घड़ी में 11:20 जब हो रहा है तो घड़ी में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो वो ऑप्शन डिपेंडेंट है, आपका ऑप्शन जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप चूज करोगे। ठीक है, तो इसमें आंसर 140 है, इसलिए हमने 140 टिक कर दिया। तो दोनों बन रहे हैं, दोनों आंसर आपके सही है, जो आपका ऑप्शन गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली आप टिक करना। तो ये भी नोट कर लीजिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे, बोल रहा है व्हाट ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2012, 2012 का कैलेंडर सेम कब रिपीट होगा। मतलब अगर 1 जनवरी को मंडे है तो इनमें जो भी ऑप्शन होगा तो 1 जनवरी को सेम मंडे होगा। 31 दिसंबर को अगर जो भी दिन होगा सेम 31 दिसंबर को इनमें भी वही दिन होगा। सेम कैलेंडर मतलब जनवरी फरवरी मार्च पूरा डिटो कॉपी ही होना चाहिए कैलेंडर। तो पहले ये बताओ ये कौन सा है? लीप ईयर है, 2012 कैलेंडर। लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के साथ तो सेम होगा नहीं, ये 2 आंसर तो आप दे देंगे। अच्छा ये 2012 का कैलेंडर कब सेम होगा बताओ जरा। बताओ बताओ आंसर बताओ।
हुआ। देखो 12 लीप ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर है, तो ये लीप ईयर का कैलेंडर कभी नॉर्मल ईयर के साथ या नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी लीप ईयर के साथ पूरा सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 28 के बाद जहाँ 29 फरवरी आई तो आपका चेंज हो जाएगा। फिर हो सकता है 1 तारीख से 28 तारीख तक आपका सेम हो कैलेंडर, फिर मार्च में आपका चेंज हो जाएगा। इसमें मंडे होगा तो उसमें ट्यूसडे, उसमें ट्यूसडे तो उसमें वेंसडे, तो चेंज हो जाएगा, पूरा कैलेंडर नहीं सेम होगा। इसीलिए लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ सेम होगा, नॉर्मल का नॉर्मल के साथ। तो पहले तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब देख रहे हैं 12 और 8 हम आपको बताए भी थे। अगर यहाँ 1 जनवरी 2020 को मान लेते हैं मंडे है, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2012 को भी मंडे ही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, डेट सेम है, मंथ सेम है, तो ईयर का हम लोग गैप निकालते थे। कैलेंडर वाला आप देख लेना वीडियो एक बार। तो इसमें कितने मंथ का गैप आ रहा है, सॉरी कितने साल का गैप आ रहा है, तो 8 ईयर्स में आए हुए लीप ईयर। ठीक है, तो अच्छा 12 से 20 तक जाना है, तो 12 एज ए लीप ईयर हम काउंट करेंगे, क्योंकि 12 कंप्लीट है ना, फरवरी आएगी, फिर 12 के बाद 13 14, तो 12 हो गया, 16 हो गया, 20 नहीं काउंट करें तो 2 लीप ईयर, क्योंकि ये हमें 1 जनवरी तक ही हम काउंट करें, तो 2 लीप ईयर हो गए, तो 2 लीप ईयर, तो ये कितना हो गया 10। और डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, पता ही है। तो इसमें आपका और डेज 3 आ रहा है, 8 तो 10, 3 और डेज आ रहा है। तो अगर इसमें मंडे है, सॉरी इधर अगर मंडे है तो इस दिन मंडे प्लस 3, तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो इसमें आंसर आपका थर्सडे हो जाएगा, मंडे प्लस 3 कर देंगे। लेकिन तो ये वाला कैलेंडर भी सेम नहीं होगा, तो जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो यही आंसर है। बट हम आपका डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 1 जनवरी 2012 को अगर मंडे होगा तो हमें 1 जनवरी 2040 को भी मंडे ही होना चाहिए, है ना। तो पहले चेक करते हैं कितने साल का गैप आ रहा है, तो 28 साल का गैप आ रहा है। अब 28 साल में आए हुए लीप ईयर कितने हैं वो देख लो, तो 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, 36। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लीप ईयर आ गए। तो 28 और 7 कितना हो गया, 35। 35 डिवाइडेड बाई 7, और डेज के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई वो सॉरी डिवाइड करते, तो 0 और डेज आए। 0 और डेज मतलब 1 जनवरी 2012 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी मंडे प्लस 0 करेंगे तो मंडे ही रहेगा, तो 1 जनवरी 2040 को भी मंडे ही। अब ये लीप ईयर है और ये भी आपका क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ पूरा सेम होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है 29 फरवरी आएगी, इसमें भी 29 फरवरी, 29 के बाद फिर 1 मार्च आएगा, फिर 1 मार्च, तो एक भी दिन कम ज्यादा नहीं है, तो इसका कैलेंडर इसके साथ आपका मैच करना है। बाकी इसका शॉर्टकट हम अपने जो कैलेंडर आपका पढ़ाए हैं उसमें सारा डिटेल में बताएं, तो वहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द गिवन ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ ईयर 2003। 2003 का कैलेंडर सेम कब होगा? अच्छा 2003 ये क्या है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो पहली बात तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के साथ सेम होगा, ये आपका लीप ईयर है, होगा नहीं। ठीक है, तो इसके साथ होगा नहीं। अच्छा नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के साथ, तो ये देखो नॉर्मल ईयर है, तो हम बताए भी थे कोई भी नॉर्मल ईयर के पहले अगर नॉर्मल ईयर याद है 2003 है, 2003 के पहले 2002 आएगा, आएगा ना। 2002 भी क्या है आपका नॉर्मल ईयर है, तो अगर नॉर्मल ईयर के पहले कोई नॉर्मल ईयर आ रहा है तो जो भी पूछ रहा है ईयर उसमें आप कितना ऐड कर दोगे, 11 साल ऐड कर दोगे, 11, तो 3 1 4 1 2000, तो 2014 में ये कैलेंडर सेम होगा। आप अपना मोबाइल उठाना, मोबाइल उठा करके 2003 का कैलेंडर पूरा और 2014 कैलेंडर देख लेना, आपका सेम ही होगा, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये आपका ओपन डाई है, ओपन डाई को क्लोज करेंगे तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा वो फाइंड करना है। तो बताए थे 1 छोड़ के 1 अपोजिट होता है, तो 2 का अपोजिट कितना हो गया 4। 3 का अपोजिट 1 छोड़ के 1 है, तो 3 का अपोजिट 5, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 6। ठीक है, ये अपोजिट आ गया। अब ऑप्शन में आ रहे हैं, तो हमें थ्योरी भी बताए थे, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, दो में एक का आना जरूरी होता है। तो यहाँ तो दोनों अपोजिट एक साथ है, ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। 1 और 6, 2 और 4 दोनों अपोजिट एक साथ आना है, आंसर हो ही नहीं सकता। 3 और 5 दोनों अपोजिट एक साथ आना है, आंसर हो ही नहीं सकता, तो राइट आंसर आपका ये है। अब देखो इसमें 1 2 5, 1 है 2 है, अच्छा ये 3 का अपोजिट 5, तो यहाँ पे भी तो हम 5 कर सकते हैं ना, 5 तभी तो 3 का अपोजिट 5 ही है। तो 1 से 2, 2 से 5, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, 1 के बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 2 then 5, तो यहाँ पे भी देखो रोटेशन मेथड है 1 2 और 5, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज, 1 से जब 2 में आ रहे हैं 2 से 5, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका हो भी जाए। तो ये आपका रोटेशन मेथड वाला हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल में बता देंगे। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना अधिकार तो मेरा बनता है ना। तो ऐसे ही हम आपका सेट आज 1 बनाए, फिर सेट 2 सेट 3, उसमें सारा टॉपिक आपका धीरे धीरे कवर कर देंगे, तो आपका रिवीजन होता रहेगा, और रिवीजन तो मस्ट है, ठीक है। तो जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर पाओगे। तो अचानक जितना भी है, हो सकता है कभी अचानक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका थ्योरी आप भूल गए हो, तो इसलिए कम से कम एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए जरूरी है आपका देखना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।